और आप सब बेहद खूबसूरत लोगों का स्वागत है। मैं हूं साइरस और ये है वो अनोखा शो जिसमें हम बात करेंगे एक अनोखे देश इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन एक बात आप जो नहीं कह सकते वो है कि ये देश प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि ये वो देश है जहां हर मोड़ पर आपको कहना ही पड़ेगा कि इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। कश्मीर से कन्याकुमारी, खोज नई नई कहानी, बैठे बैठे घूम लो इंडिया, कुछ लोग तो बजाओ ताली। It happens only in India. चलिए आज के सफर की शुरुआत गुलमर्ग वैलीज के खूबसूरत नजारों को ऊंचाई से देखते हुए करते हैं, जो पॉसिबल हुआ शानदार इंजीनियरिंग की वजह से। इसके बाद हम एक ऐसे आदमी से मिलेंगे जो अपने वर्कआउट से न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आस पड़ोस को भी शेप में रखता है। हमारे आसपास सफाई करने वालों को कचरे वाला कहते हैं। हमें इस सोच को बदलना था, क्योंकि असल में वो तो सफाई वाले हैं, असली कचरे वाले तो हम हैं। इसके बाद हम पता लगाएंगे कि इंडियन खाना इतना लजीज क्यों है। हिंट, इसका जवाब बहुत स्पाइसी है। स्पाइस रूट हमारी सबसे बड़ी हेरिटेजेस में से एक है, जिसे शायद हम भुला चुके हैं। फिर शहनाज आपको तमिलनाडु के एक मॉडर्न विलेज में ले जाएंगी जो है #रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स हर एक लिहाज से। मैं सोच रही हूँ मुझे भी अपने हैट पर सोलर पैनल लगवा लेना चाहिए, जिससे मैं अपना फोन चार्ज कर सकूँ किसी भी जगह। और आखिर में हम आपको कैटल से जुड़े इंडिया के एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। हमें उम्मीद है कि हमारी जेनेटिक प्रोग्रेस कैटल और बफेलो में दोगुनी हो जाएगी। पलक भी नहीं झपकाइएगा, क्योंकि ये होने वाला है बेहद एक्साइटिंग एपिसोड इट हैपेंस ओनली इन इंडिया का। देखो मैं कहाँ हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं एक स्क्रीन सेवर के बीच में हूँ। तो मैं इस समय दुनिया के सबसे ऊंचे ग्रीन गोल्फ कोर्स में हूँ। पर ये हमारी स्टोरी नहीं है, हमारी स्टोरी है समुद्र तल से 13,000 फुट की ऊंचाई पर। वहां गुलमर्ग गोंडोला एशिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ऑपरेट होने वाला गोंडोला है। ये असल में वेनिस के गोंडोला राइड की तरह ही है, लेकिन ये है बादलों के बीच। गुलमर्ग गोंडोला यहाँ का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। किसी आम दिन यहाँ करीब 2 से 3 हजार लोग आते हैं, जिनसे 35 से 40 लाख रेवेन्यू हर दिन जनरेट होता है। तो अब जरा हिसाब लगाइए कि एक टिकट की कीमत क्या होगी भला। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी गोंडोला राइड के लिए। देखिए जरा इस इंजीनियरिंग के कमाल को, जो बना था 80s में। मजे की बात है कि मैं भी 80s में पैदा हुआ और राइड के लिए जा रहा हूँ। बाय बाय। रुकिए जरा, असल में केबल कार आखिर होती क्या है? केबल कार एक व्हीकल है जो एक ऐसे केबल से लटक कर चलती है जिससे लोगों को ऊंचे पहाड़ या माउंटेन पर ले जाया जा सकता है। शायद इसे किसी आलसी बंदे ने डिजाइन किया था जो ट्रैक नहीं करना चाहता था। दरअसल इटली के कोलर अर्बान का दावा है कि दुनिया की पहली केबल कार उनकी है, जो 1908 में बनी थी, जो कनेक्ट करता है बोल्जानो को कोल से। ओके, काफी हिस्ट्री पढ़ ली, तो अब करते हैं गोंडोलिन एशिया की हाईएस्ट केबल कार में राइड। वैसे क्या मैंने आपको बताया था कि हम इस समय दुनिया के हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स के ऊपर हैं? गोल्फ खेलते वक्त मैंने यहाँ कुछ बॉल्स हिट की थी और वो रही बॉल। अरे ये बॉल तो पेड़ में फंसी है, लौटते समय लेके जाऊंगा। ये केबल कार 2 फेजेस में बटी हुई है और हर फेज अपने आप में एक मेगा स्ट्रक्चर है। फेज 1 गुलमर्ग से कोंगडोरी जाता है, जो कि 2091 मीटर लंबा है। इसमें 72 कैबिन्स हैं और इसकी 1500 लोग पर घंटे की कैपेसिटी है। दूसरा फेज भी कम नहीं है, ये कोंगडोरी और अपहर्वत पीक के बीच एक्सटेंड करता है और इसमें 34 केबिन्स हैं और इसकी 600 लोगों की प्रति घंटा कैपेसिटी है। टावर से कनेक्टेड एक हॉलिंग रोप से इन्हें एक साथ होल्ड किया जाता है और फिर ये रोप इन केबिन्स को लेकर जाती हैं लगभग 45,000 फुट की ऊंचाई तक। तो ये यहाँ अचानक रुक गई है।
शायद वो चाहते हैं कि हम यहाँ से नजारों को थोड़ा देखें। ऑप्शन 1 पॉजिटिव ऑप्शन। ऑप्शन 2 परेशान होकर सायर सोच रहा है कि ये यहाँ पर क्यों रुक गई, कोई मेल फंक्शन तो नहीं है, क्या कोई गड़बड़ है, मैं ऐसे ही लटका रहूंगा। असल में परेशानी की कोई वजह नहीं थी, मैं तो सिर्फ ड्रामा क्वीन हूँ। असल में हम यहाँ गुलमर्ग गोंडोला में एक इनबिल्ट सेफ्टी मैकेनिज्म की वजह से रुके थे। बिल्कुल सही, जब भी तेज हवाओं का पता चलता है इनका ऑपरेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ना कमाल की बात। फिर से चलने लगी, शुक्र है बच गए। गर्मी के मौसम में यहाँ की हरियाली और वादियों को देखने के लिए ये गोंडोला राइड बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो सर्दी के मौसम में ये पीक्स एकदम सफेद हो जाती हैं और पूरी दुनिया से लोग यहाँ कुछ जबरदस्त विंटर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। इस गोंडोला ने गुलमर्ग को एक वर्ल्ड क्लास स्की डेस्टिनेशन में बदल दिया है। क्या बात है, मैं जरूर किसी दिन यहाँ इन स्लोप्स पर राइड करने आऊंगा। पिछले साल कश्मीर में 6 लाख से भी ज्यादा विजिटर्स आए थे और ये नंबर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कश्मीर इतनी खूबसूरत और शानदार जगह है कि आप जहां भी देखेंगे आपको कुदरत और खूबसूरती नजर आएगी। लेकिन इस गोंडोला जैसी इंजीनियरिंग मावल को एक्सपीरियंस करना मेरे लिए आज वाकई गिफ्ट था। माना जाता है कि दुनिया की आबादी हर साल करीब 2 अरब टन म्यूनिसिपल ठोस कचरा पैदा करती है। इसका 33% हिस्सा एनवायरनमेंट के लिहाज से सुरक्षित तरीके से मैनेज नहीं किया जाता है और हमारे पास बचता है बस ट्रैश, ट्रैश ही ट्रैश, बहुत सारा ट्रैश। हालांकि लोग कचरे की समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस लिटरिंग प्रॉब्लम को कैसे सुलझाएंगे? चलिए चलते हैं कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली। तो ये है प्लॉगमैन ऑफ इंडिया। इस आदमी ने इंडिया को स्वच्छ करने की जिम्मेदारी ली है और वो भी जॉग करते हुए। मैं सुबह सुबह दौड़ता था तो मुझे रास्ते में कचरा और प्लास्टिक दिखता था, खास तौर पर मैराथन्स के बाद, जहां मैं देखता कि दौड़ने वाले लोग जिन प्लास्टिक बोतल से पानी पीते थे उन्हें बस यूं ही फेंक जाते थे। तो मुझे लगा कि इसे बदलना चाहिए। प्लॉगिंग 2 शब्दों को जोड़कर बना है। ये एक स्वीडिश टर्म है, प्लोका अप, जिसका मतलब है पिकअप और फिर जॉगिंग। माना जाता है कि स्वीडिश अमेरिकन एरिक आलस्ट्रॉम सबसे पहले प्लॉगर थे। इन्हें प्लॉगिंग का गॉडफादर कहा जाता है। इस प्लॉगमैन का मकसद है इंडियंस के बीच प्लॉगिंग को पॉपुलर करना। इन्होंने देश के 50 शहरों में लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 50 प्लॉग रन पूरे किए हैं और वो भी सिर्फ 3 महीनों में। हम इसे कहते हैं ट्रैश वर्कआउट। आप असल में करते हैं स्क्वाटिंग, लंजिंग, साथ ही करते हैं फॉरवर्ड बेंड और डेडलिफ्ट। इसके अलावा जब आप अपना बैग पूरा भर लेते हैं तो आपके कंधों और आपके हाथों में काफी ज्यादा वजन हो जाता है। जब भी एक ब्लॉगर कुछ उठाने के लिए आगे झुकता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करता है, जिसका मतलब है कि प्लॉगिंग करते हुए वो 30 मिनट के अंदर लगभग 288 कैलोरीज बर्न करता है, जबकि वो 235 कैलोरीज बर्न करता है नॉर्मल जॉग करते समय। हम सबकी सोच ये है कि जो लोग हमारे आसपास की सफाई करते हैं उन्हें कचरे वाला कहते हैं। हम इस सोच को बदलकर कहना चाहते थे कि वो लोग हैं सफाई वाले और हम हैं असली कचरे वाले, क्योंकि कूड़ा फैलाने वाले तो हम ही लोग हैं। मुझे उम्मीद है, मैं ये चाहता हूँ और मैं उस दिन के लिए काम करता हूँ जब हम एक स्वच्छ भारत के सपने को साकार कर सकेंगे। सच है कि प्लॉगिंग बॉडी और एनवायरनमेंट दोनों को शेप में रखती है, यानी एक तीर से 2 निशाने, और इस ऑफर को कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। और हमारे लिए इस मूवमेंट से जुड़ना बेहद जरूरी है, न सिर्फ स्वच्छ भारत के लिए बल्कि स्वच्छ दुनिया के लिए। तो अब चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ और इंडियन क्विजीन की स्पाइसी रूट्स के बारे में जानते हैं। कुछ के लिए सारा कमाल इसके शानदार फ्लेवर्स का है, या शायद इसकी वैरायटी का, या हो सकता है माँ के प्यार का कमाल। लेकिन असल में इंडियन फूड को जो लजीज बनाते हैं वो है मसाले। यही वजह है कि हम इस समय हैं दुनिया की स्पाइस कैपिटल केरला में। हर बार जब भी हम केरला को इंट्रोड्यूस करते हैं तो लगता है जैसे किसी प्रोफेशनल रेसलर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। द लैंड ऑफ कोकोनट्स, गॉड्स ओन कंट्री, द क्रेडल ऑफ आयुर्वेदा। पर कोई बात नहीं, चलिए एक बार फिर इंट्रोड्यूस करते हैं
इस कॉर्नर में मालाबार कोस्ट के साथ करीब 500 किलोमीटर की दूरी तक है दुनिया की स्पाइस कैपिटल केरला। लेकिन इसे ये नाम कैसे मिला? माना जाता है कि केरला 3rd मिलेनियम में भी स्पाइस रूट के एक हिस्से की तरह इंटरनेशनल ट्रेड का एक केंद्र था। स्पाइस रूट हमारी सबसे बड़ी हेरिटेजेस में से एक है जिसे शायद हम भुला चुके हैं। हमारे पास था मैरीटाइम रूट जो इंडिया को जोड़ता था साउथ ईस्ट एशिया से, इंडोनेशिया से, मलुका से और सीधा चलकर पैसिफिक के गेटवे तक स्पाइसेस आते थे। जब वास्को डिगामा मालाबार कोस्ट पर आया था तो वो असल में अरब मिडलमैन की जरूरत को खत्म करने के लिए लैंड ऑफ स्पाइसेस की तलाश कर रहा था। इंडियन मसालों का टेस्ट और स्मेल दूसरे देशों के मसालों से एकदम अलग है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे आपको ज़्यादा इम्यूनिटी मिलती है, और जैसे कि हल्दी में होती है करक्यूमिन, बहुत फायदेमंद है, और काली मिर्च है, इसमें है पेपरिन जो शरीर के लिए अच्छी चीज़ है। इंडियन क्वालिटी के मसालों को यूरोप में बेहतर दाम मिलते हैं। इनका फ्लेवर कमाल का है, और फ्लेवर आता है अच्छी मिट्टी से। अगर मिट्टी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। अपनी गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट और ऑर्गेनिक मैटर से रिच लोमी सॉइल की वजह से केरला में तरह तरह के अनेक मसाले मिलते हैं। और देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, लाल मिर्च का पाउडर, और ये पूरी तरह से इंडियन है ना? गलत। कहा जाता है कि पोर्चुगीज ने लाल मिर्च से इंडियंस को इंट्रोड्यूस कराया था। कोई हैरानी की बात नहीं कि उनके पास रोनाल्डो जैसे फुटबॉलर्स हैं। फुटबॉल के किंग से स्पाइसेस के किंग तक। ब्लैक पेपर उर्फ काला सोना। कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य हर साल 120 जहाजों का बेड़ा केरला भेजता था इस खजाने को लेने के लिए, जिसकी कीमत सोने में लगाई जाती थी। चलिए अब बताइए कि स्पाइसेस की क्वीन कौन है? जीरा? केसर? नहीं, वो है हरी इलायची। टेस्ट, फ्लेवर और खुशबू में इसका कोई जवाब नहीं है। इंडिया स्पाइसेस और स्पाइस आइटम्स का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इंडिया में स्पाइसेस के एक्सपोर्ट से मिलने वाला रेवेन्यू का करीब 1/4 हिस्सा कहीं और से नहीं बल्कि केरला से आता है। और अब केरला टूरिज्म और यूनेस्को ने मिलकर इस 2000 साल पुराने एंशिएंट स्पाइस रूट को रिवाइव करने की योजना बनाई है। इसके लिए करीब 30 ऐसे देशों की हेरिटेज को कनेक्ट और शेयर किया जाएगा जहां से ये गुजरता है। इसे नाम दिया गया है स्पाइस रूट प्रोजेक्ट। साफ है कि इंडियन स्पाइसेस की ये कहानी अब भी चल रही है और इसे देखकर लगता है कि इसे एक लंबा रास्ता तय करना है। तो अगर आप कुछ मसालेदार बनाना चाहते हैं तो केरला आपके लिए सही जगह है। अभी तक इस एपिसोड में हमने एशिया की हाईएस्ट केबल राइड की और इंडिया के इस ब्लॉगमैन की तरह दुनिया और इंडिया को स्वच्छ और फिट करने के लिए अपने जॉगिंग सूट्स पहने। फिर हमने केरला में स्पाइसी रूट के साथ कुछ स्पाइसी गॉसिप सुनी और अब हम शहनाज द एक्सप्लोरर के साथ तमिलनाडु जा रहे हैं। सोचिए इंडियन विलेज में आपको क्या देखने को मिलेगा। आप सोचेंगे हट्स, आप सोचेंगे सिंपल लिविंग, लेकिन मैं आज एक विलेज में हूँ जो है तमिलनाडु में, जिसने मेरा सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है सच में। तो आइए, आपका स्वागत है ओडनदुराई के मॉडल विलेज में। एक ऐसी दुनिया में जहाँ #GoGreen और #Renewable Energy ट्रेंड कर रहे हैं, इंडिया इन्हें प्रैक्टिकलिटी में बदलने में सबसे आगे है और ओडनदुराई विलेज वाकई अपना नाम रोशन कर रहा है। 2006 में ओडनदुराई गांव की पंचायत देश की पहली लोकल बॉडी बन गई 350 किलोवाट की अपनी विंडमिल बनाने के लिए। ओडनदुराई पक्के तौर पर एक इन्फ्लुएंसर है और सिर्फ विंडमिल की वजह से हम सुपर पंचायत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए, ये सारे मकान जो एक जैसे लग रहे हैं, ये असल में ग्रीन हाउसेज हैं। ये मकान रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं। मैं सोच रही हूँ मुझे भी अपने हैट पर सोलर पैनल लगवा लेना चाहिए, जिससे मैं अपना फोन चार्ज कर सकूँ किसी भी जगह। देखिए, ओडनदुराई विलेज बहुत यूनिक जगह पर है और एक अनोखी मिसाल है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पावर लोगों के हाथों में है, यानी द पावर इज ओन्ड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। इससे किसी इंसान या उसके घर की जिंदगी ही बदल जाती है। वो हो जाते हैं इंडिपेंडेंट। सभी बॉलीवुड मूवीज की तरह हमारी स्टोरी में भी एक हीरो है।
तो आइए मिलते हैं मिस्टर शनमुगम से। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ आने से पहले ये विलेज कैसा था? मेरा मतलब जब आपने इसे मॉडल विलेज बनाया उससे पहले। 96 से पहले यहाँ कोई विकास नहीं हुआ था। ठीक पीने है। का पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी, ड्रेनेज ओह। सिस्टम नहीं था, घर नहीं थे। तो अब ये विलेज कैसा है? अब यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, मकान, सड़कें, ड्रेनेज, वाह। पीने का पानी, बैक्टीरिया रहित पीने का पानी। और सोलर विलेज भी है। हाँ, सोलर विलेज भी है। लेकिन बदलाव करना एक बात है, पर उसे मेंटेन करना और हमेशा इम्प्रूव करना दूसरी बात है। तो इस विलेज में ये कैसे हुआ? तो चलिए जानते हैं इस सुपर पंचायत के करंट प्रेसिडेंट से। इको फ्रेंडली और मॉडल के अलावा हमें सरकार से और जितनी भी योजनाएं मिली, हमने उन सबका बहुत अच्छी तरह से अपने गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किया। चाहे वो राजीव गांधी नेशनल वाटर मिशन या जल जीवन स्कीम रही हो, हमने इस बात का भी ध्यान रखा कि इन योजनाओं का फायदा जरूरतमंदों को मिले। क्या कमाल का आइडिया है। सिर्फ सरकारी स्कीम्स के यूटिलाइजेशन से ये विलेज जीरो से बन गया हीरो, जबकि दुनिया की रूरल पॉपुलेशन के 1/6 हिस्से तक अभी भी बिजली नहीं पहुंची है। उदंतुराई विलेज ने इस समस्या को सुलझा लिया है और इन तमाम कोशिशों के नतीजे उदंतुराई गांव के निवासियों के चेहरे पर देखे जा सकते हैं। कॉलेज प्रोफेसर, IAS ऑफिसर और फॉरेन डेलीगेट्स इस विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को जानने के लिए यहाँ आते रहे हैं। कितने सारे लोग हैरान हैं इस मॉडल विलेज को देखकर। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। और अब समय है एक और अनोखी स्टोरी का। हेलो, मेरा नाम है शनाया और मैं हूं बॉस टॉरस। इस दुनिया में कैटल की सबसे बड़ी आबादी इंडिया में है और जाहिर है ये दुनिया में दूध का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। जैसे कि इतना काफी नहीं था, अब इन सारे कैटल की कैटलॉगिंग करने के मकसद से इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल डेटाबेस लगभग तैयार है और हमारी बोवाइन दोस्त शनाया इसका हिस्सा बनने जा रही है। मैं 21वीं सदी की गाय हूँ जो 21वीं सदी के इंडिया में रहती है। आज मेरे डॉक्टर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। असल में मुझसे कहा गया है कि मुझे इससे फ्यूचर में मदद मिलेगी। ईयर टैग के 2 पार्ट हैं, जिसमें दर्ज होगा यूनिक टैग आईडी उस जानवर का। ये उस जानवर की पूरी जिंदगी के दौरान उसकी आइडेंटिटी होगी, यानी उस जानवर को इंडिया में किसी भी जगह इसी नंबर से पहचाना जाएगा। ये कोई ज्वेलरी नहीं है। इंसानों की तरह मेरी भी एक यूनिक आइडेंटिटी है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मेरा वाला बेहतर है। कैसे? वो है आधार। दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल डेटाबेस बनाने से पहले इंडिया के पास इंसानों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस पहले से ही था और इसे कहते हैं आधार, जो उनका पता, डेट ऑफ बर्थ और एक यूनिक आधार नंबर जैसी जानकारी रिकॉर्ड करता है। लेकिन गायों के कान के टैग पर लगाया ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उनका जेंडर, स्पीशीज, ब्रीड, उम्र, रजिस्ट्रेशन डेट, डेट ऑफ बर्थ और ब्लड लेवल जैसी जानकारी देता है। दुनिया की सबसे बड़ी काऊ पॉपुलेशन के लिए इस डेटा को जमा करने के बारे में जरा सोचिए, तो ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात लगती है ना? इसे कैसे किया जाएगा? आप पता कर सकते हैं अगर आप हैं मूड में। वो जानवर जो इनाफ में रजिस्टर्ड और रिकॉर्डेड हैं, वहाँ से हम ब्लड सैंपल्स जमा करते हैं। उन ब्लड सैंपल्स को फिर इस लैब में प्रोसेस किया जाता है और फिर इन जानवरों के लिए हम DNA स्टोर करते हैं। इस जेनोमिक सिलेक्शन को और भी कई देशों में अपनाया गया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि कैटल और बफेलो में हमारी जेनेटिक प्रोग्रेस 2 गुनी हो जाएगी। इंडिया के करीब 300 मिलियन बोवाइंस में से लगभग 78% जानवरों को इस प्रोग्राम में पहले से ही रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस जानकारी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर एनिमल हेल्थ और मिल्क प्रोड्यूस की ट्रेसेबिलिटी को नेशनल लेवल के डिजिटाइजेशन को सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे किसानों या गाय